नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। आज हमारे साथ हैं संगम नगरी के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खैतान, जिन्होंने 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक बच्चे के सर से 296 सिस्ट निकालने के लिए। ये रिकॉर्ड पहले एक कैनेडियन डॉक्टर के नाम था, लेकिन अब ये डॉक्टर प्रकाश खैतान के नाम है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक इनाम तक रखा है कि जो कैनेडियन नागरिक इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है उसे वे $50,000 का इनाम भी देंगे। आज हम इनसे ब्रेन यानी मस्तिष्क से जुड़े कई सारे विषयों पर सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर प्रकाश खैतान, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिर की चोटों के बारे में। सिर की चोटें कई प्रकार की होती हैं, तो ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चोट गंभीर है या कोई माइल्ड है, या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? सर की चोट कई तरह की होती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हेड इंजरी होती है, कंकशन इंजरी होती है, कूप इंजरी होती है, काउंटर कूप इंजरी होती है, ओपन इंजरी होती है, क्लोज इंजरी होती है। काफ़ी तरह की होती है। काफ़ी तरह की सर की चोटें होती हैं, और हमारे देश में सर की चोट से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों का रेशियो सबसे ज़्यादा हाई है। युवाओं की सबसे ज़्यादा डेथ सर की चोट से होती है। तो ये एक बड़ा ही अहम प्रश्न आपने पूछा। जी। सर की चोट बहुत हल्की भी होती है, और कई बार की शुरुआत में हल्की होती है, और लेकिन वो चीज़ बाद में बहुत मतलब केस हो सकता है कि कोई इंसान मरने की स्थिति में पहुंच जाए। बिल्कुल। तो किसी भी सर की चोट को गंभीरता से लेना चाहिए, कभी भी इसे हमें हल्के तौर पे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और ये हमें एक डॉक्टर को ही डिसाइड करने देना चाहिए कि वो चोट किस प्रकार की है? बिल्कुल, खासकर सर के मामले में तो आप, चूँकि सर के सिम्टम इतने वेग होते हैं कि छोटे से हेडेक्स और डिजनेस से शुरू होता है, चक्कर आने से, हेडेक्स से, और कभी कभी आँख से धुंधला दिखाई देता है, कभी ये लगता है कि एक हाथ में कमजोरी आ रही है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कतई नहीं करना चाहिए, और कभी भी खुद सर की चोट का इलाज स्वयं नहीं कराना चाहिए। एक क्वालिफाइड पर्सन से आपको सर की चोट का इलाज कराना चाहिए। सर, मान लिया जाए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में किस प्रकार की चोट संभव है? और मान लीजिए वो इंसान बेहोश हो जाता है, तो ऐसे में उसे हॉस्पिटल तक ले जाते वक्त किस प्रकार के फर्स्ट एड का ध्यान रखना चाहिए? प्रज्ञा जी, देखिए, जो चोट होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो जो हम न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, एक तो डायरेक्ट इंजरी होती है। डायरेक्ट इंजरी का मतलब आप बैठे हैं, मोटरसाइकिल टकराई और सर जाके डायरेक्ट हेड एंड कोलिजन हुआ, आपका हेड आपका सर कोई चीज़ से टकराया। अच्छा। तो इसे हम डायरेक्ट इंजरी बोलते हैं। इसमें सर की हड्डी का टूटना हुआ, टूट के सर की हड्डी अंदर घुस गई, या अंदर के ब्रेन मैटर को उसने प्रभावित कर दिया, अंदर खून का थक्का बन गया, या जो सर का पानी है उसका रिसाव आने लगा, या सर की जो झिल्ली होती है वो फट गई। तो ये सब डायरेक्ट इंजरी होती है। अच्छा। डायरेक्ट इंजरी दूसरी होती है कि जो इनडायरेक्ट और रोटेशनल इंजरी होती है। हमारे लिए रोटेशनल इंजरी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, क्योंकि पूरा जैसे सर चोट लगने के बाद कुछ डिग्री पे ऐसे रोटेट हो जाता है। अच्छा। इसे हम रोटेशनल इंजरी बोलते हैं, और इसको एक तरह से हम डिफ्यूज एक्जोनल इंजरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे माइक्रो हेमरेजिक कंट्यूजन ब्रेन के बहुत अंदरूनी भाग में होते हैं, ब्रेन स्टेम में होते हैं। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये सब ब्रेन स्टेम के पार्ट्स होते हैं, या बेसल गैंग्लिया के पार्ट होते हैं, जिसको आप नॉर्मल सीटी देख के आप ओवरलुक कर सकते हैं कि कोई चोट नहीं। अच्छा। उसमें जो चोट की फाइंडिंग आएगी सीटी में, उसमें ये रहेगा कि चोट नहीं है। तो फिर पता कैसे पता चलता है उसके सिम्टम के आधार पर। अच्छा। डिफ्यूज एक्जोनल इंजरी का जो पेशेंट होता है, उसके सिम्टम बहुत सीवियर होते हैं। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम में जैसे मैडम हम लोग ने एक ग्लासगो कोमा स्केल बनाया हुआ है। अच्छा। बेसिकली वी हैव डिजाइन्ड अ स्कोर फॉर हेड इंजरी। इट वाज स्टार्टेड इन 1974 इन ग्लासगो। ओके। ग्लासगो में कुछ वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि हेड इंजरी का एक स्कोर बनाते हैं। तो उन्होंने हेड इंजरी का स्कोर बनाया, जिसे हम ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं, और ये 15/15 का स्कोर होता है। अच्छा। जिसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, EMV, E फॉर आई, M फॉर मोटर रिस्पॉन्स, एंड V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स। अच्छा। है ना, ये 3 चीज़ हम देखते हैं। अच्छा। अगर EV आई की देखते हैं ओपनिंग कितनी है, वर्बल रिस्पॉन्स कितना है, मोटर आपका रिस्पॉन्स कितना है। तो E4, V5, M6। अच्छा। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा विस्तृत रूप से। टोटल स्कोर हमारा 15 होता है। E4, जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं, आपकी आँख खुले हुए हैं, आप स्पॉन्टेनियसली बात कर रही हैं, तो आपका मूवमेंट हुआ E4। ओके। अच्छा। V5 का मतलब मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, या आप मुझसे जो पूछ रही हैं, तो हम दोनों का जो स्टेट है वो V5 का स्टेट है।
हम अपनी बात को समझ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। M6 का मतलब हम अपने कमांड को फॉलो कर रहे हैं। हम अगर कमांड बोलना चाहें तो सबसे कमांड ही निकल रहा है। ये हमारा मोटर रिस्पॉन्स हुआ। तो ये नॉर्मल हमारी रिस्पॉन्स हुआ E4 V5 M6 मतलब ग्लासगो कोमा स्केल के अनुसार हम 15/15 का जो स्कोर है ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए होता है। ये आपके लिए भी 15 है और मेरे लिए भी 15 है। अच्छा। अब हम इसमें जोड़ते हैं माइल्ड हेड इंजरी कब बोलते हैं, मॉडरेट कब बोलते हैं और सीवियर कब बोलते हैं। जी। जो सीवियर हेड इंजरी होती है वो 5 से अगर कम है स्कोर तब उसको सीवियर हेड इंजरी बोलते हैं। 5 से 8 है तो उसको मॉडरेट बोलते हैं, 8 से 13 है तो उसको सीवियर माइल्ड हेड इंजरी बोलते हैं। तो 14 के आसपास, और 15 में है तो नॉर्मल स्टेट में हम मानते हैं। और मैडम इस ग्लासगो कोमा स्केल की एक खासियत ये है कि अगर कोई आदमी डेड भी कर गया तब भी उसका स्कोर मिनिमम 3 होता है। E1 V1 M1। E का मतलब कोई आई ओपनिंग नहीं, V का मतलब कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं, V1 का मतलब, M1 का मतलब कि कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं। मोटर रिस्पॉन्स का मतलब हमारे हाथ पांव का चलना, हमारा बोलना, हमारी वॉलंटरी पुतली का मूवमेंट, ये मोटर रिस्पॉन्स हुआ। तो ये सारे 3 responses हैं ही नहीं। तो अगर कोई आदमी नहीं भी है तब भी उसके लिए E1 V1 M1 मतलब 3 स्कोर होते हैं। और नॉर्मल आदमी के लिए कितने स्कोर होते हैं? 15। तो बीच का जो ये होता है 3 से 15 के बीच में ही हम सीवियर, मॉडरेट और हेड इंजरी का पता लगा लेते हैं। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी सुना गया है कि मतलब अगर किसी हेड इंजरी को सही टाइम पे मतलब अगर किसी डॉक्टर से ना दिखाया जाए या उसका इलाज ना किया जाए तो जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है। क्या ये इसके बारे में हम लोग कुछ जान सकते हैं आगे? बिल्कुल मैडम। देखिए ब्रेन जो होता है क्लोज कैविटी में होता है। ब्रेन जैसे अपना पेट होता है ना मैडम, पेट एक्सपैंड कर सकता है हमारा। अच्छा। पेट में एसाइटिस होता है तो आप देखते हो ट्यूमर करीब 32 किलो के ट्यूमर भी एक्सपैंड करके बड़े हो जाते हैं। लेकिन ब्रेन इज अ क्लोज कैविटी। ये इट इज सराउंडेड बाई, इट इज बाउंडेड बाई अ वेरी हार्ड स्कल बोन। हमारी जो बोन होती है बहुत हार्ड है, तो हमारे ब्रेन में स्पेस नहीं होता। अगर आप समझिए कोई खून का थक्का है, या हम एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा की बात करते हैं। एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा मतलब ब्रेन और हड्डी के बीच का जो हेमेटोमा है, अगर ये है और आपने समय पे इलाज नहीं किया तो आमतौर पे देखा जाता है कि पेशेंट अगर सीटी नहीं कराया या आप ओवरलुक कर गई, आप उसके नज़रअंदाज कर दिया आपने, तो धीरे धीरे वो कोमा में जाके उसकी डेथ हो जाती है। तो सर की चोट तो ऐसी होती है मैडम कि इट शुड बी ट्रीटेड विद इन मिनट्स एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली विद इन मिनट्स। ओके सर, हमने कई जगह कंकशन या मस्तिष्क के आघात के बारे में भी पढ़ा है कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है। क्या आप हमारे दर्शकों को कंकशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मैडम, कंकशन इंजरी वैसी होती है कि जैसे आप समझिए कि एक बार चोट लगी जी, ब्रेन ये हमारी हड्डी है, इसके अंदर ब्रेन है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है जी। तो ब्रेन जाके हड्डी पे टकराता है, उसके कारण उसकी इंजरी कंकशन इंजरी होती है और थोड़ी देर के लिए उसकी स्मृति चली जाती है। अच्छा, उसका कंकशन इंजरी यही होती है कि मैंने विद इन कुछ पल के लिए, जैसे आप भी देखे होंगे, कभी हम लोग को बचपन में चोट लगा, कभी सीढ़ी से कोई गिर गया या कोई भारी सामान लगा, 5 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए लगता है कि हम बेहोश हो गए। ऐसा लगता है, अक्सर हमने फील किया होगा, फिर तुरंत हम होश में आते हैं। तो वही दैट इज कंकशन इंजरी। अच्छा, कि वो मतलब एक छोटे समय के लिए आपकी, थोड़े समय के लिए आपकी आप कोमा में चले जाते हैं। या तो सर ऐसे ही मुझे ये बताइए कि क्लोज हेड इंजरी और ओपन हेड इंजरी में क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है? मैडम क्लोज और ओपन हेड इंजरी ये इंटरनेट की बातें हैं। जब से इंटरनेट आया है लोग पढ़ के पूछते रहते हैं कि क्लोज हेड इंजरी और ओपन हेड इंजरी क्या होती है। आपको किसी ने सटा के गोली मार दी मैडम यहाँ पे, अच्छा, मेरी तो आपकी गोली पियर्स करते हुई ब्रेन मैटर में चली गई, तो इसमें ब्रेन के अंदर अगर कोई चीज़ घुस गई तो ये हुई ओपन इंजरी। जैसे कोई हेड इंजरी, जैसे मैंने बताया कि कोई स्कल फ्रैक्चर है जो अंदर घुस गया, हड्डी टूट के अंदर चली गई, ड्यूरा मैटर ब्रेन पैरेन्काइमा को इंजर कर दिया उसने, तो ये जो इंजरी हुई इसे हम ओपन इंजरी बोलते हैं। ओपन का मतलब ब्रेन ओपन हो गया आपका। अच्छा, योर ब्रेन इज ओपन टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, तो वो ओपन हेड इंजरी होगी। इट इज टाइप ऑफ ओपन हेड इंजरी। क्लोज में क्या होता है कि बाहर कोई चोट नहीं लगती, जैसे आपने प्रश्न पूछा ना कि बाहर पता नहीं लगता कोई चोट लगी, लेकिन अंदर ही अंदर कोई छोटी सी वेसल रप्चर हो गई। अच्छा, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन बेसिकली ब्रेन पैरेन्काइमा से बना होता है। ब्रेन में धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं हमारे अंदर। तो अगर छोटी सी भी वेसल कोई रप्चर हो गई तो उसके कारण ब्लड का थक्का बन जाता है। अच्छा। और आपने समय पे अगर इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो उसमें तो खून का
रिसाव हो रहा है, वो थक्के की साइज बढ़ रही है जी और ब्रेन के पास एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं है। जी ब्रेन तो एक क्लोज कैविटी में है, जी तो उसी कारण वो पेशेंट कोमा में चला जाता है, अंततः फिर हम बचा नहीं पाते। सर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सर की चोट की वजह से लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, इसके क्या मतलब कारण हो सकते हैं कि किसी को पैरालिसिस? मैडम देखिए, ब्रेन को बेसिकली वी डिवाइड ब्रेन इनटू 4 पार्ट। जी फ्रंटल लोब, अच्छा दिस इज आवर फ्रंटल लोब, हाँ दिस इज पैराइटल लोब, अच्छा वी हैव ऑक्सीपिटल लोब, और जी। फिर हमारा ब्रेन स्टेम होता है अच्छा जिसमें हम मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, जी ये हमारे ब्रेन के मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं। कुछ बेसल गैंग्लिया होती हैं। तो अगर किसी को राइट साइड की पैरालिसिस है, मानिए आप, जी है ना, हेड इंजरी के बाद समझिए कि राइट साइड की पैरालिसिस है, हम्म, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसको जो इंजरी हुई है वो लेफ्ट साइड में होती है। अच्छा ब्रेन में अपोजिट होता है इसका बिहेवियर, इंजरी होती है लेफ्ट साइड में होती है, अगर इंजरी लेफ्ट साइड में है तो राइट राइट साइड में बॉडी रिएक्ट करती अच्छा है। ये बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है हाँ। राइट साइड में होता है। अच्छा तो पैरालिसिस के कई कारण होते हैं मैडम। अच्छा आपकी इंजरी ब्रेन स्टेम में है, मिड ब्रेन में है, पॉन्स में है, या फिर आपके जो पोस्टीरियर फ्रंटल लोब में है जहाँ पे हमारा कॉर्टेक्स होता है। मैडम ब्रेन बेसिकली मैथमेटिक्स की तरह है। ब्रेन में जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखती थी कि हीरोइन आई और हीरोइन बोली कि अरे मैं हीरो के सामने कि मैं तुम्हें भूल गई, तुम कौन हो। चोट के जी, बाद जी, अक्सर जी, देखती होंगे, हाँ। अरे तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें पहचानती नहीं। हाँ। तो कभी कभी तो लगता था फंक्शनल है कि ऐसे ही माने वो कर रही और है। कई बार उसे वापस चोट लगती थी, उससे सब कुछ हाँ, याद भी आ वापस जाता चोट लगी, उसको वापस आ गया। तो हम लोग उस समय बड़े विस्मृत हाँ। होते थे कि अरे ऐसा भी क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। मैं इसको अच्छा। आपको मैंने मेडिकल साइंस में बताऊंगा कैसे हो सकता है। मैंने जी हमारे जैसे ऑक्सीपिटल लोब होता है हमारा, ऑक्सीपिटल लोब में एक होता है मीडियल ऑक्सीपिटल लोब। हाँ वहाँ पे जितनी हम चीज़ें विजुअल इनपुट देखते हैं, जी हम विजुअल चीज़ें देखते हैं अपनी आई के द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा। जी। फिर ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे अपना एक ट्रैक्ट बना के, क्याज बना के, ऑप्टिक रेडिएशन बना के हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जाके ख़त्म हो जाती है, जहाँ हम कंप्यूटर की तरह सारी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा जैसे मैं आज आपके साथ पहली बार मिला, जी है ना, तो ये मेमोरी मेरे मीडियल ऑक्सीपिटल लोब में जाके संचित हो गई कि प्रज्ञा जी हैं, जी वो मनोज जी के टॉक शो में आती हैं और उनका देखने में रूप रंग बनावट ऐसा है, वो एक संचित हो गया। और जब आप दोबारा आएंगी तो वो मीडियल ऑक्सीपिटल लोब हमें हेल्प करता है आपको पहचानने में। पहचानने में। तो जब चोट हीरोइन को लगती है, अगर तो उसे ऐसी वहीं लगती है। जगह, अगर पर्टिकुलर समझिए कि वहाँ लगी अच्छा। मीडियल ऑक्सीपिटल लोब में, जी। तो उसको वो मेमोरी उसकी चली जाती है। और उसके बाद वापस कैसे आती है ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। वो पिक्चर में अच्छा, ऐसा संभव नहीं होता है है, कि- पिक्चर में संभव है कि 2-3 साल बाद अचानक से वापस आ जाए। भाई ये तो मेडिकल साइंस में नहीं। मैंने तो कई सारे ऐसे भी शोज देखे हैं जिसमें किसी के सर पे तरबूज गिरा उसे याद आ गया। खैर काफी कुछ होता हाँ, है। हो सकता है हाँ। मैडम, कुछ ब्रेन के बारे में अभी हम लोग समझ ही कितना पाए। जी। सच्चाई है, सच बात। ब्रेन हम खोलते भी हैं, माने ब्रेन का ऑपरेशन भी करते हैं, और ब्रेन की सर्जरी करने के दौरान हम लोग ब्रेन के बहुत अनसुलझे हुए सवाल अभी तक नहीं सुलझा पाए। जी। और ब्रेन ही एक ऐसा पोर्शन है कि भगवान शंकर के बाद अभी दुनिया की कोई ताकत उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। जी चाहे इतना मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हमारे जैसे शिव शंकर नहीं किया था। पुष्पक विमान की कल्पना राइट बंधुओं ने सिद्ध की। अब देखिए भगवान शंकर की ये जो किया था, ये कौन सिद्ध करता है। उनमें लेकिन तो पूरा ब्रेन सही अभी भी हमारे है। लिए एक अबूझ पहेली है जी। मैडम। सर अब आ जाते हैं ब्रेन ट्यूमर्स पे, जो आपकी खासियत है। आप हमें ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्या है और ये होता कैसे है किसी को? मैडम कोई भी ट्यूमर कहीं का भी जी। उसी के सराउंडिंग स्ट्रक्चर से उत्पन्न होता है। अच्छा जैसे आप यहाँ का ट्यूमर बोलिए हड्डी का, तो ये हड्डी से होता है। तो ब्रेन में जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं जिसे हम पाया मैटर बोलते हैं, फिर ड्यूरा मैटर बोलते हैं, अच्छा। जो उसकी झिल्ली होती है, जी। अरेक्नॉइड होता है ब्रेन में। जी उसके बाद ब्रेन की कवरिंग होती है, बोन होता है। जी तो जो ब्रेन के ट्यूमर होते हैं बोनी ट्यूमर भी हो सकते हैं। हाँ हमारे ड्यूरा के भी ट्यूमर हो सकते हैं, जैसे मेनिंजोमाज होते हैं, जी बहुत बड़े बड़े मेनिंजोमाज होते हैं। आप समझिए 240 ग्राम 50 ग्राम तक के मेनिंजोमा होते हैं। अच्छा टोटल ब्रेन का वेट 800 ग्राम होता है। अच्छा। उसमें 300 ग्राम के मेनिंजोमाज होते हैं और धीरे धीरे वो स्लोली ग्रो करते हैं। अच्छा उसके बाद ब्रेन पेरेन्काइमा के भी ट्यूमर होते हैं मैडम, जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं या ब्रेन कैंसर भी बोलते हैं। तो जितने टिश्यू हैं ब्रेन के अंदर, उसी से उत्पन्न हुए ट्यूमर होते हैं। जब उनमें उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है कोई भी टिश्यू की, अच्छा
तो वो एक ट्यूमर उसमें माइटोसिस ज़्यादा होने लगती है। सेल साइकिल में माइटोसिस और मियोसिस एक प्रक्रिया होती है, जब उसका सेल डिवीजन माइटोसिस के द्वारा बहुत तेजी से होता है अच्छा और एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, तो वो ट्यूमर का शक्ल ले लेता है। तो ये होता क्यों है आखिर? मैडम, हाँ, ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है जी। इसके अभी जो कारण है, कारण की बात करें तो कारण हम लोग क्या है, एक ना जहाँ हम एलोपैथ की एक विशेषता ये है कि जहाँ हम कारण नहीं ढूंढ पाते हम उसको इडियोपैथिक बोल देते हैं। इडियोपैथी का मतलब इसका कोई कारण नहीं है कि स्टिल वी हैव टू सर्च आउट द व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। तो ब्रेन ट्यूमर के कई कारण बताए गए हैं। आजकल कुछ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को भी खोज की गई है, जैसे उसके बारे में मैंने पढ़ा था। वो भी ट्यूमर कर सकते हैं। अच्छा। कुछ माने इन्फेक्शन के बाद भी ट्यूमर हो सकते हैं। और कुछ ट्यूमर्स तो शायद बहुत कॉमन है, जैसे आपने अभी ये मेनिंगियोमा के बारे में बताया। जी मैडम जी, ये काफी कॉमन है लोगों में। बहुत कॉमन है मैडम ये, क्योंकि ड्यूरा मैटर से निकलता है मैडम ट्यूमर, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है ये। और ये क्यों कॉमन है, क्योंकि ये बताना मुश्किल है कि इसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है, लेकिन ब्रेन के सारे ट्यूमरों में मेनिंजियोमा एक ऐसा ट्यूमर है कि ये कॉमन भी होता है और ये एक्स्ट्रा एक्सियल ट्यूमर होता है। एक्स्ट्रा एक्सियल का मतलब जो ब्रेन पेरेन्काइमा होता है उसके बाहर होता है मैडम। अच्छा। जैसे दो चीज आप देखिए, ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये स्कल है, स्कल है, इसके नीचे ड्यूरा मैटर है। अच्छा। तो ये जो ब्रेन है, मेनिंजियोमा कितना भी बड़ा हो जाए तो ब्रेन को क्या करता है, कंप्रेस करता है। ये कभी ब्रेन के अंदर नहीं घुसता। तो जब हम इसको निकाल देते हैं पूरी तरह, तो पेशेंट को ऐसा ड्रामेटिक सुधार होता है कि लगता है एकदम नई जिंदगी मिले, क्योंकि उसके अंदर के टिश्यू खराब नहीं होते। हाँ। जो हमारा ब्रेन पेरेन्काइमा है वो नष्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ दबा हुआ है। हाँ। और अगर समय रहते हमने उस दबाव को हटा दिया, कोई इस्केमिक नेक्रोसिस नहीं हुई, तो वो फिर रिवाइव हो जाती है। और फिर आप समझिए कि आप बोल रही थी ना एक तरह का पैरालिसिस, वो पूरी तरह ठीक हो गया आता है। अगर उसकी आवाज़ चलेगी तो आवाज़ वापस आती है। तो मेनिंजियोमा, और मेनिंजियोमा की खासियत ये है कि इसकी ग्रेडिंग होती है, सिम्पसन हमारी ग्रेडिंग होती है 3-4 तरह की। अच्छा। अगर हमने पूरी तरह निकाल दिया तो दोबारा ट्यूमर नहीं होता, लाइफ लॉन्ग के लिए बीमारी खत्म। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर ये भी बताइए कि क्या हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर ही होता है? ना, बिल्कुल नहीं। जैसे मेनिंजियोमा कैंसर नहीं होता। अच्छा। स्वानुमा कैंसर नहीं होता। तो ये मतलब ये एक भ्रांति है, एक भ्रांति है हमारे सब तो समाज यही बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर कैंसर ही है। एक होता है ना मैडम, भय और भ्रांति। जी। एक शब्द होता है भय और भ्रांति। ये समाज में भ्रांति है, जिसके कारण ये भय उत्पन्न हो गया कि जो भी ब्रेन ट्यूमर है वो लाइलाज है। ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब है कि आदमी कभी बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। अब जो ग्रेड 4 के भी ट्यूमर होते हैं, जो ब्रेन के ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी बोलते हैं, जो WHO क्लासिफिकेशन में ग्रेड 4 ट्यूमर है जी, उसमें भी जो मीन सर्वाइवल रेट 3 से 4 साल का है। आप समझ। अच्छा। मीन सर्वाइवल, तो मतलब इसके बाद भी लोग बचते हैं? बचते हैं, 3-4 साल तक जिंदा रहते हैं मैडम। नाउ अ डेज वी हैव ओरल कीमोथेरेपी। हम लोग के पास ओरल कीमोथेरेपी है। इसको थोड़ा समझाएं। ओरल कीमोथेरेपी का मतलब, पहले आप समझती थी कि जैसे कोई भी कैंसर का इलाज हुआ तो रेडियोथेरेपी दी जाती थी जी, और कीमोथेरेपी दी जाती थी। जी। कीमोथेरेपी के बारे में हम लोग का ये धारणा थी कि ये इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं, बहुत टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, इसमें एंटीमेटिक्स वगैरह देते हैं। तो नाउ अ डेज वी हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड ओरल कीमोथेरेपी। टीमोजोलामाइड जो होती है, जो टैबलेट फॉर्म में हम लेते हैं, वो ब्रेन ट्यूमर में हम देते हैं। पता कर। अच्छा। हर तरह के ब्रेन ट्यूमर में नहीं, पर्टिकुलर ब्रेन ट्यूमर में देते हैं। अच्छा, दे सकते हैं। सर मुझे ये भी बताइए कि क्या ये ट्यूमर के कोई लक्षण होते हैं जो किसी इंसान को पहले से पता चल जाए कि उसको ये बीमारी हो सकती है, या ऐसा कुछ हो सकता है? तो वो मैडम, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रेन के जो 4 पार्ट होते हैं ना, चारों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब का फंक्शन ये होता है कि आप कुशाग्र हैं, आप तेज हैं, आप आइंस्टीन की तरफ बहुत ज़्यादा IQ लेवल है, या फिर कोई आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एग्रेसिव है। जैसे आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देखिए, तो ये फ्रंटल लोब की उपज है। ये आदमी की सोच को, थॉट प्रोसेसिंग को, ये हमारा फ्रंटल लोब करता है। अच्छा। या कोई पागलपन करता है तो ये फ्रंटल लोब, कोई साइकिक है तो फ्रंटल लोब के कारण हो रहा है। और फ्रंटल लोब के नीचे मैडम हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। अच्छा। तो जो अगर फ्रंटल लोब के ट्यूमर होते हैं तो आदमी एग्रेसिव भी हो सकता है। कई बार हमको लगता है ना कि पागल हो गया आदमी, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो ये ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। और इसके नीचे एक ऑल्फैक्टरी नर्व होती है हमारी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के नीचे, अगर वो दब गई तो हमारे सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाता है। आप वो स्मेल पता ही नहीं लगेगा। पेशेंट बोलेगा कि हमें स्मेल पता नहीं लगता, फिर इसको स्मेल को माने टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो फिर हम लोग बोलते हैं आँख दोनों बंद कर लो, एक साबुन को लेकर आते हैं, उसको सुना ऐसे ऐसे स्मेल करने के लिए बोलते हैं। तो अगर वो पता चल जाता है एक नॉस्ट्रिल को बंद करके, तो फिर लगता है कि आपका ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी इंटैक्ट है। अच्छा। तो ये जो फ्रंटल लोब में है तो इसमें ये सब साइन होंगे कि आदमी का बिहेवियरल चेंज होगा, है ना, सेंस ऑफ स्मेल चला जाएगा जी। या फिर वो ग्रो करके ऑप्टिक नर्व पे चला गया तो विजन में ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, सीवियर हेडेक हो सकता है, अच्छा। वॉमिटिंग हो सकती है, अच्छा। या फिर वो पैरेटल लोब में चला गया तो मैडम पैरेटल लोब के कई सिम्टम साइंस होते हैं, या फ्रंटल लोब के पीछे चला गया अच्छा। तो हमारे स्पीच के सेंटर होते हैं ब्रेन में, जिसे हम ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया। आप ब्रेन हमारा इतना विकसित है, हमारा मेडिकल साइंस, कि हम जैसे आप बोल रही हैं मैडम, तो ये ब्रोकाज एरिया होता है ब्रेन में, लेफ्ट फ्रंटल गायरस में, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। तो ये ब्रोकाज एरिया कारण हम बोल पाते हैं। कई बार की पर्टिकुलर इंजरी ऐसी होती है मैडम, हेड इंजरी में, कि पर्टिकुलरली ब्रोकाज एरिया पे चोट लगी, आदमी सब समझ रहा है लेकिन बोल नहीं पाता है। अच्छा। उसका इंफीरियर फ्रंटल लोब में बोल नहीं पा रहा है। वर्निकेज एरिया एक ऐसा होता है कि आदमी बोलेगा सब लेकिन कुछ समझेगा नहीं। अच्छा। और दोनों के फाइबर्स हमारे मिक्स होते हैं, जिसको ग्लोबल हम फाइबर्स बोलते हैं, आर्कुएट फाइबर्स के द्वारा। तो दोनों फाइबर जब जुड़ जाते हैं तो ये हम ग्लोबल एफेजिया भी हो जाता है। कभी कभी ना आप समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो मैडम सिम्टम तो आप जो सोचिए मैडम, सब कुछ है क्योंकि सब मस्तिष्क संभव शरीर है। मस्तिष्क, ये मस्तिष्क शरीर, आपके हृदय की गति कम हो सकती है, आपकी सांस की रफ्तार ज़्यादा हो सकती है अगर आपके पॉन्स मेडुला में ट्यूमर है। अच्छा। आपके इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो सकता है क्योंकि वहीं से वैगस नर्व आती है ब्रेन से। मतलब सब कुछ तो सब मस्तिष्क कुछ के द्वारा है। तो आपकी मतलब- होर्सनेस ऑफ हाँ। वॉइस हो सकती है, अच्छा। आपकी बोली नहीं निकलेगी, आपकी रिगर्जिटेशन ऑफ नेजल टॉन्ग इन दी वॉइस हो सकता है। आप पानी मुंह से पीजिएगा, नाक से पानी निकलेगा, पानी अंदर जाएगा नहीं मैडम, क्योंकि हमारी 9वीं 10वीं जो 11वीं क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल वैगस और ये स्पाइनल एक्सेसरी, ये सब हमारी पैरालाइज हो जाती हैं। तो जो भी पूरे शरीर पे आप कान, अब हमारे जो एकॉस्टिक न्यूरोमा होते हैं, एक ट्यूमर ये होता है पोस्टीरियर फोसा का, जिसमें लेडीज को ज़्यादा होता है मैडम, धीरे धीरे वो कान से सुनना बंद कर देती है। अच्छा। तो नॉर्मली लगता है कि कान में कुछ सीटी बज रही है, या धीरे धीरे सुनना कम कर देती है। वो कान के डॉक्टर को दिखाती है, फिर सोचती है ऐसे ही है, तब तक उसका ट्यूमर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है मैडम। अच्छा। और आप अवेयरनेस के लिए आई हैं मनोज तिवारी टॉक शॉप में, तो आपको ये बताना जरूरी है, अगर ट्यूमर का साइज छोटा है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है, जी। तो हम बिना ऑपरेशन के आजकल गामा नाइफ के द्वारा उस ट्यूमर को हम गला सकते हैं अंदर। अच्छा। हाँ, तो अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में हम इन चीज़ों, इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, जैसे हमारे कान में टिनाइटिस हो रही है, या हमें चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा, या हमारे एक तरफ की फेशियल वीकनेस हो रही है, या हमारे सुनने में सुनाई कम दे रहा है, तो हम उसी स्टेज पे ये देख सकते हैं कि हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, क्या उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फेशियल नर्व जो 7th नर्व है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हम क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन करके इनिशियल स्टेज में अगर ट्यूमर को पता कर लें जी। तो पेशेंट के लिए बहुत लाभप्रद होगा। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप हमें अब ये बताइए कि एनोरिज्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैंने पढ़ा है, ये क्या है एग्जैक्टली? एनोरिज्म मैडम, ब्रेन में ना एक सर्किल ऑफ विलिस होता है। हमारी जो ब्रेन की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, जी। वो दो तरफ से, पीछे से वर्टिब्रल आर्टरी जाती है, यहाँ आगे से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाती है, और पीछे मिलके ऐसे बेसलर आर्टरी बना के एक पूरा सर्किल ऑफ विलिस बनता है। अच्छा। जिसमें आगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये सब मिलके एक ब्लड का गुच्छा बनाते हैं। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत ब्रेन को ही पड़ती है, जी। क्योंकि ब्रेन ही, अगर सबसे ज़्यादा ब्लड अगर ब्रेन को चाहिए तभी हमारी हर चीज़ फंक्शनिंग रहेंगी। तो एक सर्किल ऑफ विलिस होता है जिसमें सारी ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है। आपने एनोरिज्म बहुत अच्छा सवाल पूछा अवेयरनेस के लिए। आजकल एनोरिज्म की बहुत संख्या आ रही है। एनोरिज्म कई तरह के होते हैं मैडम, सेकुलर एनोरिज्म होते हैं, ट्रॉमेटिक एनोरिज्म होते हैं, जी। स्पॉन्टेनियस एनोरिज्म होते हैं, जिसको हम सेकुलर भी बोल सकते हैं, बेरी एनोरिज्म भी बोल सकते हैं। एनोरिज्म क्या होता है कि जैसे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया। जो आप ब्लड वेसल देखती हैं, आर्टरी देखती हैं, धमनी, जी। धमनी के 3 लेयर्स होती हैं।
ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना। तो धमनी की अगर कोई लेयर आप समझिए कमज़ोर हो गई तो जो ब्लड होता है, क्या ब्लड की एक जो धमनियों की वॉल की एक आउट पाउचिंग हो जाती या ग्रोथ हो जाती। तो आप समझिए खून का जो एक जो वेसल इतनी पतली थी उससे एक आउट ग्रोथ होकर इतना बड़ा गुच्छा निकल गया। अच्छा। इससे हम एनेरिज्म बोलते हैं। तो मतलब फिर इसकी वजह से भी ब्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। मैडम एनेरिज्म से तो एनेरिज्म सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट मानी जाती थी और एनेरिज्म बहुत जैसे ब्रेन के कई लोकेशन पे होते हैं। अच्छा। और इससे अगर सडन एनेरिज्म का रप्चर हो गया तो कोई बचा नहीं सकता मैडम, बचाना मुश्किल होता है। अच्छा। अगर बड़े एनेरिज्म का सडन रप्चर हो गया तो चूँकि इतना ब्लड लॉस होता है, इतना बड़ा थक्का ब्रेन के अंदर जमता है, तो एनेरिज्म में आजकल हम लोग करते हैं, आजकल पहले हम ब्रेन खोल के सर्जरी करते थे और हम क्लिपिंग करते थे एनेरिज्म, मतलब उसे हटा देते थे। क्लिप करते थे। नहीं मैडम, हटाते नहीं थे। हम हटाएंगे तो जो नॉर्मल वेन है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रेन की नॉर्मल सप्लाई है वो इंटैक्ट है। अगर ब्रेन की हम नॉर्मल सप्लाई, जैसे हमारी आंखों की सप्लाई, आंखों के पास कोई ट्यूमर है उसी से हमारी आंख की सप्लाई भी हो रही, तो हमें ये भी देखना है कि हमारी आंख में रोशनी भी बची रहे। तो एनेरिज्म सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है कि हमें उस एरिया के फंक्शन को भी बचाना है, उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है उसको भी इंटैक्ट रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आर्टरी है, इसके ऊपर कोई थक्का है तो हम क्लिप करते हैं ऐसे। अच्छा। ताकि ये चीज़ क्लिप हो जाए और जो बढ़े ना, वो क्लिप हो जाए और जो प्रवाह है, जो आर्टरी में रक्त का प्रवाह है वो चलता रहे। अच्छा। तो अब हम इसे एनेरिज्म को कॉइलिंग के द्वारा करते हैं। कॉइलिंग मतलब? कॉइलिंग का मतलब होता है जो आजकल आपने सुना होगा ना कि कार्डियक में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि ये एंजियोप्लास्टी करके आए जी, सुना ना मैडम? हाँ। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं हार्ट की वो पतली हो जाती हैं, तो वो लोग फीमोरल वेन से यहाँ से एक कैथेटर लेके जाते हैं, हार्ट की सारी धमनियों का एंजियोग्राफी करते हैं और जहाँ लगता है कि उनको आर्टरी नेरोसिस है या उसमें स्टेनोसिस है वहाँ स्टेंट डाल देते हैं ताकि उसका फ्लो बरकरार रहे। वो चीज़ हम लोग अब उसको धीरे धीरे ब्रेन तक पहुँच गए हैं। हम लोग यहाँ से कैथेटर लेके जाते हैं और धीरे धीरे ब्रेन पे जाके और उस खून के गुच्छे में चले जाते हैं और जाके धीरे धीरे कॉइल को वहीं पे कॉइलिंग कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब वही सेम प्रक्रिया यूज करके अपने ब्रेन में भी वही चीज, ब्रेन में हम ब्रेन की आर्टरी को खोलते नहीं, मैंने खोलते भी हैं। हाँ। कई बार की जो आपने पूछा ना पैरालिसिस में, हाँ। इन्फार्क्ट होता है या छोटा सा थ्रोम्बस है, वो जाके किसी छोटी सी धमनी में लॉज कर गया। अच्छा। तो हम लोग तुरंत जाते हैं, अगर विद इन विंडो पीरियड में आता है पेशेंट। विंडो पीरियड का मतलब कि एक ऐसा पीरियड जिसमें अगर हम उसकी रक्त सप्लाई बहाल कर पाएं। अच्छा। अगर आप उस पीरियड में आ जाएं, हाँ। तो उसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं कि कोई भी बीमारी का एक ऐसा पीरियड कि उस पीरियड में अगर हमने सही इलाज दे दिया तो वो पूरी तरह सही हो जाएगा। अच्छा। अभी हमें विंडो पीरियड समझाने की जरूरत है। हाँ। हमारे मरीज कभी भी विंडो पीरियड में आते नहीं, तो वो 6 घंटा 8 घंटा 10 विंडो पीरियड में मैडम कोई बीमारी का 2 घंटे 4 घंटे उससे भी कम होता है मैडम। तब तक जब तक आता है तब तक परमानेंट डैमेज हो चुका होता है। तो आजकल हमारा मेडिकल साइंस इतना विकसित है कि अगर विंडो पीरियड में, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन समझिए आप कोई भाषण दे रहे हैं मोदी जी हाँ। के साथ, है ना, हाँ। देते अचानक उनकी बोली लड़खड़ाई हाँ। और फेंट होकर गिर गए। अचानक उनका एमआरआई हुआ। हाँ। एमआरआई में पता चला कि ब्रेन का कोई नस है, वहाँ पे नस ब्लॉक हो गई है। अच्छा। तो तुरंत अमेरिका के जितने डॉक्टर हैं या अपने इंडिया के जो भी हैं डॉक्टर्स, तुरंत फीमोरल आर्टरी से कैथेटर डाल के उस ब्लॉक को हटाएंगे। हटाते ही वो ब्लड सप्लाई बहाल हो जाएगी और जो डैमेज है वो खत्म हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं विंडो पीरियड। तो अगर विंडो पीरियड में आता है तो हम उसे सही कर सकते हैं पूरी तरह से। अच्छा सर, अब हमें ये भी बता दीजिए कि ये दिमागी बुखार क्या होता है, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा सुनने में आती है। जी मैडम, दिमागी बुखार आम तौर की भाषा में ना, दिमागी बुखार का नाम सुनते ही हमारा दिमाग इंसेफेलाइटिस की तरह जाता है, गोरखपुर की तरफ जाता है। जहाँ हम दिमागी बुखार सुनते हैं हाँ। हमको गोरखपुर बहराइच वाला बेल्ट याद आ जाता है, जहाँ दिमागी बुखार के नाम से ही बहुत सारी मौतें हुई बच्चों की। दिमागी बुखार का मतलब ये नहीं होता मैडम। दिमाग को 2 तरह से बांटते हैं हम, जैसे आपने बोला ना मेनिंजोमा, आपने बोला तो मेनिंजोमा इज अ ट्यूमर ऑफ मेनिंग्स। मेनिंग्स क्या है? ये ब्रेन की कवरिंग है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, रेक्टोमाइट मैटर। तो इट इज अ ट्यूमर ऑफ मेनिंग्स। जैसे आप पूछिए हुआ कैसे, तो मेनिंग से हुआ।
तो अब इसी तरह दिमागी बुखार जो होता है 2-3 तरह से होता है। जैसे इनकेफ्लाइटिस होता है, आपने इनकेफ्लाइटिस सुना होगा, आपने मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा जी। अगर हम ब्रॉडली बोले, या ब्रेन एब्सिस है, ब्रेन के इन्फेक्शन में ब्रेन में मवाद बन जाना। दिमागी बुखार को हम इस तरह बांट सकते हैं। तो अगर मेनिंजाइटिस की वजह से है, आपकी जो ब्रेन की जो झिल्ली है वो अगर इन्फ्लेम्ड कर गई हैं तो उसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अच्छा। ये ट्यूबरकुलर भी होती है मैडम, ये पायोजेनिक भी होती है बैक्टीरिया के द्वारा, ये फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, ये कोरोना में भी हुआ, वायरल इन्फेक्शन से भी बहुत लोग को मेनिंजाइटिस हुई अच्छा। कोरोना के पीरियड में भी। और इनकेफ्लाइटिस वो होती है जो ब्रेन पेरेन्काइमा में अगर इन्फेक्शन होता है अच्छा। तो वो उसे हम इनकेफ्लाइटिस बोलते हैं। इनकेफ्लाइटिस। मैडम आजकल ना एक नए वायरस से जा गए, वायरस से भी छोटे प्राणी आ गए, जैसे प्रियॉन डिजीज। प्रियॉन क्या शब्द है? का आपने नाम नहीं सुना होगा। नहीं। ये वायरस से भी वायरस की क्या खासियत होती है कि वायरस के अंदर आइदर देयर शुड बी अ डीएनए और आरएनए जी। एंड इट शुड बी कवर्ड बाय अ न्यूक्लियोप्रोटीन कैप्सिड के द्वारा ये कवर होना चाहिए। हाँ। कोरोना वायरस की भी यही डिजाइन थी कि कोरोना वायरस के अंदर, कोरोना वायरस वाज आरएनए वायरस, इट वाज नॉट ए डीएनए वायरस। हमारा हेपेटाइटिस का जो वायरस था वो डीएनए वायरस था, लेकिन कोरोना वायरस क्या था, ये आरएनए वायरस था। जैसे एचआईवी, इबोला, एचआईवी का वायरस भी आरएनए वायरस था, कोरोना का भी वायरस आरएनए था। इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रोटीन का लेयर होता था और उसी से सर्वाइव करता था। इसकी अपनी कोई मैकेनिज्म नहीं थी कोरोना वायरस की। उससे भी मैडम एक छोटा माने आप समझिए कि प्राणी आया है जिसको हम प्रियॉन डिजीज बोलते हैं। प्रियॉन। अच्छा। उसमें ना मैडम न्यूक्लियस भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस पार्टिकल्स के द्वारा भी ये बीमारी हो सकती है। और इनकेफ्लाइटिस माने ये बीमारी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत रेयर है। अच्छा। लेकिन ये भी इनकेफ्लाइटिस कर सकती है। जब ने अपना जापानीज इनकेफ्लाइटिस सुनी, हाँ, गोरखपुर मैंने में, सुना है। है ना, तो मैडम ये भी एक तरह का वायरस है जिसमें कोई आरएनए डीएनए कुछ नहीं है, बस उसका नहीं, प्रोटीन कवरिंग है। वो प्रोटीन कवरिंग, वो तो प्रियॉन डिजीज होती है। अच्छा, वो प्रियॉन डिजीज अलग है। आरएनए, आइदर आरएनए और डीएनए ऊपर से कवरिंग होता है, वो वायरस की वायरस संरचना है, होती हाँ। है। फिर बैक्टीरिया होते हैं मैडम। तो जी, जी। इनकेफ्लाइटिस इस तरह होता है। इसी तरह इसी को बोलते हैं हम दिमागी बुखार। दिमागी बुखार के अगर आप लक्षण जानना चाहेंगे, जी जी जी। तो बुखार तो होता ही है मैडम। इनिशियली उस बुखार को सब लोग गांव में अपने आसपास के डॉक्टर से इलाज कराते हैं, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। हमारे पास वो लेट आता है मैडम। वो समझता है कि बुखार है, हेडेक के साथ है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं ध्यान देता कि पुतली की साइज भी बड़ी हो रही है, हेडेक के साथ उल्टी भी हो रही है, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के जो फीचर्स होते हैं, जैसे ब्रेडिकार्डिया होता है, पल्स कम हो जाना, या फिर फोटोफोबिया माने उसको रोशनी अच्छी नहीं लगना। तो ये रेज्ड इंट्राक्रेनियल के फीचर्स होते हैं। उसको हमारे जो दूर दराज के डॉक्टर्स हैं या परिवार के जो पुराने सदस्य हैं वो नहीं समझ पाते और थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो जब तक दिमागी बुखार का बच्चा आता है तब तक दिमागी बुखार पूरे दिमाग में करीब करीब फैल चुका होता है। फैल के फिर कई बार की उसमें मैडम हम लोग के वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, जहाँ CSF होता है, तो वेंट्रिकल की साइज बढ़ जाती है, दिमाग में पानी भर जाता है, तो फिर हम लोग को उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो दिमागी बुखार में यही हो सकता है, बुखार हो, उल्टी हो, सीवियर बस्टिंग हेडेक हो, फोटोफोबिया हो। फोटोफोबिया का मतलब रोशनी उसे अच्छी न लगे, वो आंख बंद करके रहे, उसे किसी की बात अच्छी न लगे, उसके ब्रेडिकार्डिया हो, मतलब उसका पल्स की रफ्तार कम हो गई हो। तो ये सब फीचर्स अगर हैं तो बुखार के साथ तो जरूर आपको एक माने जो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसका संपर्क करके और समय रहते इलाज कराना चाहिए। अच्छा सर, सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोगों ने आज तक सुनी है वो है ब्रेन हैमरेज। ये क्या है और कैसे होता है? और मतलब हमें सबको पता है कि ये मतलब आपको मृत्यु के दर तक ले जा सकता है। जी प्रज्ञा जी, ब्रेन हैमरेज आपने सुना है ना? जी। आपने ये भी सुना होगा ब्रेन हैमरेज हमेशा 5th-6th डिकेड में होता था, मतलब 50 साल 60 साल के बाद। हाँ। हमारे दादा नाना जो मरते थे ब्रेन हैमरेज से मर गए, ऐसा होता था, बूढ़े लोग। हाँ। लेकिन अब कोरोना के बाद ये देखा गया कि ये ब्रेन हैमरेज यंग पेशेंट में आ रहे हैं। माने नाउ अ डेज इट इज अ डिजीज ऑफ 2nd और 3rd डिकेड। 2nd 3rd का मतलब 20 साल 30 साल के लोगों में काफ़ी मरीज आते हैं। छोटा सा हीमेटोमा हो गया ब्रेन में, ब्रेन की नस फट गई। ब्रेन हैमरेज का मतलब ये होता है कि ब्रेन की कोई धमनी फट गई और फट के ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई, इसे हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। और फिर इससे तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। नहीं मैडम, इसमें बहुत से अच्छे इलाज होते हैं। अच्छा, हाँ मैडम, इलाज आ चुके हैं। 90% ब्रेन हैमरेज के मरीज अगर छोटा है तो बिना किसी सर्जरी के ठीक होता है, और
कुछ केसेज में हम लोग सर्जरी के बाद भी बचाते हैं मरीज को, बहुत से मरीज बचते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े हेमेटोमा होते हैं वो। अच्छा, तो ब्रेन हैमरेज होने के पहले की स्थिति में कोई लक्षण वगैरह हो सकते हैं? जी मैडम जी। ब्रेन हैमरेज होने के पहले आपको जैसे सीवियर ब्लड प्रेशर आपका शूट करता है आमतौर पे। अगर एन्युरिज्म का ब्रेन हैमरेज है उसमें कोई जरूरी नहीं कि सीवियर माने ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। आपको अचानक से सीवियर हेडेक होगा, उल्टी होगी, हो सकता है आप तुरंत गिर जाएं, आप बेहोश हो जाएं, कोमा में चले जाएं। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन हैमरेज कहाँ का है, कितना बड़ा है और कितना तेज़ी से डेवलप हो रहा है। सारे सिम्टम इन 3 बात पे मैडम डिपेंड करते हैं ब्रेन में, कि कहाँ का ब्रेन हैमरेज है, कितना बड़ा है, किस रफ्तार में ब्लीडिंग हो रही है। तो जितने सिम्टम होते हैं इसी अनुसार होते हैं और इसी से आप पता लगाते हैं? हाँ, इसी से हम क्लिनिकली पता लगाते हैं। अच्छा। आजकल तो रेडियोलॉजिकल हमारा इतना एडवांस हो चुका है जी कि हम सब पता लगा रहे हैं। जी। डॉक्टर खेतान, अब वापस अगर ट्यूमर्स पे आया जाए तो आप हमें ये बताइए कि इसका निदान क्या है? आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आप इन ट्यूमर्स का इलाज करते कैसे हैं? जो आपने 296 सिस्ट निकाले हैं, ये सब आपने किया कैसे है? मैडम पहली बात तो ट्यूमर और सिस्ट में मैं अंतर बता दूं। अच्छा। आदमी आजकल ना एक भ्रांति ये हो गई है हमारे समाज में, हाँ। जैसे सीटी स्कैन कराया, हाँ। सीटी स्कैन में कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा आया, अच्छा। तो उसको आदमी बोल देता है ट्यूमर है। ओ। तो आप समझिए कि किसी मरीज की साइकोलॉजी को आप समझिए, मरीज के मन में चलता रहता है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, जबकि उसको है क्या, कैल्सिफाइड एनसीसी है। एनसीसी में बताऊंगा क्या। ब्रेन ट्यूमर और सिस्ट ये सब एकदम अलग अलग चीज़ है। अच्छा। जबकि हम लोग को ब्रॉड लैंग्वेज में बताया जाता है, सब कुछ को बता दिया जाता है ब्रेन ट्यूमर। सीटी स्कैन, कोई भी गांव का देहात का आदमी जब सीटी स्कैन कराता है तो सीटी स्कैन वाले से पूछता है, क्या भैया कुछ निकला? ये पता नहीं एक आदत है। हाँ, वो भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपना नॉलेज दिखाने के लिए कि नहीं छोटा सा ट्यूमर है। अब उस चीज़ को हमें उसके दिमाग से निकालने के लिए कि देखो बेटा तुम्हें ट्यूमर नहीं है, ये जो पेट का कीड़ा है इसका अंडा दिमाग में चला गया है और जाके मर गया है। इसे हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। न्यूरो का मतलब ब्रेन, सिस्टिक सर्कोसिस एक वॉर्म होता है मैडम हमारे हाथ में, उसके सिस्ट निकलते हैं जो अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण या ब्लड के कारण वो ब्रेन में चले जाते हैं। तो जो हमने 296 सिस्ट निकाले थे वो एक इन्फेक्शियस डिजीज थी। अच्छा। हाइड्रेटेड सिस्ट थे मैडम। आप समझिए वो बच्ची को 296 सिस्ट हो गई थी और बड़ी बड़ी सिस्ट थी, वो निकाले थे। अच्छा। सिस्ट तो ये इसका कारण मतलब कुछ भी हो सकता है बेसिकली? इन्फेक्शियस सिस्ट का कारण तो इन्फेक्शन होता है मैडम। अच्छा। इन्फेक्शन होता है और सिस्ट कभी भी कैंसर नहीं होता। सिस्ट कभी भी और कैंसर? सिस्ट को हमारी जो समाज में भ्रांति है, चाहे सिस्ट हो या कैल्सिफाइड एनसीसी हो, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, सबका एक ही नाम है ब्रेन ट्यूमर। सबको बोला जाता है ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो उस साइकोलॉजी को दूर करना पड़ा। और सच बात तो ये भी है कि न्यूरोसर्जन से बात किसी की हो नहीं पाती है और इतने एक्सपर्ट से तो कोई कभी बात ही नहीं कर सकता है। आज ही सारी मतलब भ्रांतियों को हम लोग दूर कर रहे हैं। जी। तो हमें ये बताइए कि इनका निदान आप लोगों ने मेडिकल साइंस के थ्रू आप लोग अब कैसे करते हैं? मैडम इसका बहुत शानदार निदान है जी। अब ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी बहुत अच्छी सर्जरी होती है। पहले ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में हम लोग जब ब्रेन ये लिए थे, MCH का कोर्स किए थे, तो उस समय ये बोलता था आदमी कि क्यों ये ब्रांच ऑफ कर रहे हो, इसमें कोई बचता ही नहीं। हाँ, ये तो हम लोगों ने ऑन्को सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के बारे में लोग बोलते हैं भाई क्यों ले रहे हो। तो जब हम लोग MS करके इसको ज्वाइन किया तो बाकायदा हमारा डायरेक्टर इंटरव्यू हुआ KGMC में, तो हमारे VC ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप न्यूरो सर्जरी क्यों लेना चाहते हैं, आप कार्डियक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी क्यों नहीं लेना चाहते। तो आप जिसमें मरीज बचते नहीं हैं उसको आप लेके क्या करेंगे। तो हम बोले सर इसीलिए हम लेना चाह रहे हैं कि हम मरीज को बचाएंगे इसमें। नाउ इट इज अ चैलेंज फॉर अस। हम इसे डेवलप करेंगे। और पिछले 10-15 साल में न्यूरो सर्जरी हमारे कंट्री में जितनी खूब अच्छे से डेवलप की, अब हम लोग सारी इंडोस्कोपी सर्जरी करते हैं, ब्रेन में दूरबीन की सर्जरी करते हैं, ब्रेन के ट्यूमर्स निकालते हैं। अब मैडम कोई भी ब्रेन का कोई भी लाइलाज नहीं रहा, वो बहुत अच्छे से होता है। आपने जो सिस्ट निकाले थे वो शायद इलाहाबाद म्यूजियम में भी हैं? जी मैडम। अच्छा। वो जो मैंने 296 सिस्ट निकाले थे। हाँ। तो मेरे पास ब्रिटिश म्यूजियम के डायरेक्टर इलाहाबाद म्यूजियम आए थे। अच्छा। उन्होंने भी एक खुला ऑफर दिया था। अच्छा। डॉक्टर खेतान इस सिस्ट को हम रखना चाहते हैं ब्रिटिश म्यूजियम में, लेकिन हमने इलाहाबाद म्यूजियम को उसे डोनेट किया और वो आज भी वो सिस्ट रखी है। अपना शहर अपना शहर अपना शहर अपना। जी।
तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बायोप्सी क्या होती है। हमने बायोप्सी के बारे में भी एक जगह जी पढ़ा था, ये क्या है? बायोप्सी जैसे आप कोई ट्यूमर निकालें, जी, जैसे मेनिंजोमा की बात किया, हाँ, तो मेनिंजोमा है कि स्वानोमा है कि कोई दूसरा ट्यूमर है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो ट्यूमर का कुछ हिस्सा निकाल के हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। वो स्लाइड से देखता है कि इसके फीचर्स क्या हैं, ये मैलिग्नेंट है, नॉन मैलिग्नेंट है, ये कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, ये स्लो ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है। तो ट्यूमर का छोटा सा टुकड़ा जब निकालते हैं तो उसको हम बायोप्सी करते हैं और उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। अच्छा। सर इसी क्रम में स्पाइनल टैप क्या होता है, ये भी समझा दीजिए। मैडम स्पाइनल टैप जैसे आप बोली ना कि जो दिमागी बुखार होता है, जी, तो दिमागी बुखार में CSF होता है हमारे ब्रेन में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसे कोई भी चीज़ के लिए मैडम कुशन की ज़रूरत होती है। हाँ। जैसे आपके नी जॉइंट्स में आपके पेन हो जाता है। हाँ। क्यों? क्योंकि आप सुनते हो जो गद्दी होती है, कुशन्स हाँ। होते हैं पटेला और उसके बीच में, तो वो कुशन्स धीरे धीरे कार्टिलेज खराब हो जाता है समय के साथ। तो बोले भाई आपकी गद्दी खराब हो गई, जो आमतौर की भाषा में। हाँ। या स्पाइन में जो आपको सियाटिका होता है, बोलते हैं कि आपकी जो बीच की गद्दी है वो खराब हाँ। है। तो ब्रेन को भी एक कुशन्स चाहिए। जब ब्रेन भी, जैसे मैं ऐसे हिल रहा हूँ या झटके से आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी तो मेरा ब्रेन हिल रहा है। सही बात। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जी, जो करीब 500 ml आप समझिए पूरे एक दिन में बनता रहता है। माने रोज आधा बनता लीटर है? रोज बनता है मैडम, रेगुलर उसको अच्छा। बनना ही बनना है। और वो नीचे से ऊपर से नीचे उतरता है मैडम, ओह, स्पाइनल कॉर्ड के टिप तक जाता है। अच्छा। तो ब्रेन की कोई भी बीमारी हम स्पाइनल टैप करके हम CSF को निकालते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, फिर हम उसको जांच के लिए भेजते हैं। उसमें उसी से हमें ये पता लगता है कि ये दिमागी बुखार वायरल है, बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलर है, फंगल है, अच्छा, क्योंकि ये जो किस भी होगा प्रकार का उसी है। के अंदर ही। तो हमें ब्रेन नहीं खोलना पड़ता। अच्छा। भगवान ने ब्रेन का जो पानी है हाँ। वो नीचे तक रखा ताकि हमें छोटा सा सुई डाल के निकाल हम के उस पानी को निकाल लें। इसी को हम स्पाइनल टैप बोलते हैं। और आजकल आप स्पाइनल एनेस्थीसिया भी सुनी होंगी मैडम। हाँ, हाँ। तो उसी स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम अगर कोई ड्रग्स डाल देते हैं तो नीचे के सारे अंग हमारे पैरालिसिस हो जाते हैं। माने उस समय पेन का सेंसेशन खत्म हो जाता है, मोटर और सेंसरी रिस्पॉन्स हमारा चला जाता है और हम सर्जरी अच्छे से कर पाते हैं। उसी के ऊपर ड्यूरा के ऊपर भी इपिड्यूरल आजकल आप एपिड्यूरल बहुत सुना है इपिड्यूरल सुना है आपने? हाँ। तो इपिड्यूरल में हम CSF को पंचर भी नहीं करते मैडम, उसके ऊपर ही हम ब्लॉक दे देते हैं और ब्लॉक दे के जो नर्व्स होती हैं हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये जो एपिड्यूरल है इसकी वजह से आगे चल के काफी पेन हो सकता है। नहीं मैडम, इंसान ये भी को। भ्रांति है। हमारे पास कई महिलाएं आती हैं, डॉक्टर साहब हमें कमर दर्द तब से इलाज शुरू हुआ हाँ। जब हमें बच्चा हुआ और बच्चे एपिड्यूरल होते भी समय आया। डॉक्टर ने हमें पीठ में इंजेक्शन लगाया। ये पूरी तरह भ्रांति है। ये अच्छा। 22 से 26 गॉज, मन समझिए कितना पतला नीडल होती है, उस नीडल से हम टैप करते हैं। माने माचिस से भी, आप समझिए माचिस की तिल्ली होती है ना, उससे भी करीब 1/4 क्या 1/8 भाग से हम प्रिक करते हैं और प्रिक करके हम दवा डालते हैं या टैप करते हैं। तो ये पूरी तरह समाज में भ्रांति है कि स्पाइनल टैप करने से कोई कमर में दर्द होता है या ये सब भ्रांति। अच्छा। सर इमेजिंग परीक्षण क्या होता है, हम ये भी जानना चाहते हैं, और ये कैसे होता है? इमेजिंग जी, इमेजिंग परीक्षण। इमेजिंग मैडम वही हुई जैसे रेडियोलॉजी, हाँ, रेडियोलॉजी में CT स्कैन, MRI, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी। जी, बच्चे जैसे होते हैं ना, छोटे बच्चे, हाँ। तो छोटे बच्चे में तालु खुला होता है, आप देखते होंगे। हाँ, हमारे भी जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीना तक, तो यहाँ तालु खुला होता है। माने इसको आप दाबते होंगे ना तो ये हड्डी जुड़ी नहीं होती, पतली सी होती है। पतली सी होती है। दाबते होंगे तो दबती होगी, खांसते समय उठता भी होगा। तो वहाँ अगर हम अल्ट्रासाउंड लगा देते हैं उस समय तो पूरे ब्रेन के बारे में पता चल जाता है। ओह, आपने कभी ब्रेन के अल्ट्रासाउंड के बारे में, इमेजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जी। तो आप अल्ट्रासाउंड का मतलब आप पेट समझती होंगी। हाँ। अभी तक तो ब्रेन की भी अल्ट्रासाउंड, अगर हम इमेज खुला रहे हाँ। माने तालु, तो हम ब्रेन की अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। जी, हम इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग भी करते हैं मैडम। जब ब्रेन की हम हड्डी हटा लेते हैं हाँ, तो ब्रेन हमारा एक्सपोज हो जाता है। अब कभी किसी को गोली के छर्रे लगे हैं, किसी ने गोली मारी है, तो ब्रेन में जाके गोली की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। भाई कोई ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ जाइए आप वहीं से तुरंत गोली निकाल लीजिए। तो कई बार कि हमको अगल बगल में अल्ट्रासाउंड करके उसकी रेज के द्वारा हमें मेटेलिक चीज़ों को पता करना होता है और तब फिर हम निकालते हैं। या कभी कभी छोटे छर्रे होते हैं, उनको हमको निकालना होता है। तो इमेजिंग का एक पार्ट हो गया अल्ट्रासाउंड, दूसरा हो गया CT स्कैन, फिर MRI के बारे में आप जानती हैं। आजकल पेट स्कैन भी होता है मैडम इमेजिंग में, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। अच्छा, ये
प्रोटॉन का फॉर्म होता है मैडम न्यूक्लियस में, जिसके द्वारा पूरे बॉडी में हम टोमोग्राफी कर सकते हैं, माने हम पूरे बॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं। और ये मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है, ग्लूकोज के अपटेक पे। अच्छा। कि जो आपने बोला ना, जो हमने बताया कैंसरस जो टिश्यू होता है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है जी। तो उसमें ग्लूकोज का अपटेक बहुत ज़्यादा होगा। ग्लूकोज हमारे एनर्जी का ग्लूकोज से मिलती है हमें एटीपी के द्वारा। तो जहाँ पे एबनॉर्मल अपटेक होता है उसी को हम पेट स्कैन से डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी पेट स्कैन हमारे इलाहाबाद में नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। अभी नहीं। अच्छा सर, आपने कितनी सारी सर्जरीज की होंगी, तो अब हमें ये भी बता दीजिए इन सर्जरीज में सबसे ज़्यादा जटिलताएं क्या आती हैं? मैडम सर्जरी जो ब्रेन की और स्पाइनल की होती है ना, इसमें हमारे पास बहुत ही माइन्यूट सर्जरी होती है। बहुत ही पतली पतली वेसल्स होते हैं जो अगल बगल में सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं, हमें उनको बचा के चलना होता है। दूसरा, जो ब्रेन और स्पाइनल टिश्यू होते हैं ये बड़े सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यू होते हैं। अगर मैडम थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग हो गई तो परमानेंट पैरालिसिस हो सकती है, आँख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। तो ये एक बड़े कंसंट्रेशन से और माइन्यूटली करने की चीज़ होती है। 12 घंटे की सर्जरी, 12, 8 घंटे, 6 घंटे, हमें टाइम का मैडम ये पता ही नहीं चलता कि हमारा ओटी में टाइम कब बीता, कब हम निकले, कब घुसे और कब हमने खाना खाया, कब रूटीन एक्टिविटी के लिए निकले, क्योंकि उतना आदमी खो जाता है मैडम, उसमें खो जाता है। एक जज्बा होता है ना मैडम कि हम अच्छे से ट्यूमर निकाल लें, इसका कोई पार्ट को बेकार न होने पाए, हम सब कुछ बचा के कैसे इसको एक नई जिंदगी दें। एक जज्बे से हमने न्यूरो सर्जरी ऑप्ट की, उसी जज्बे से निकाल लें। इसलिए शायद भगवान कहते हैं डॉक्टर को क्योंकि डॉक्टर करना भी चाहता है ये चीज़, पेशेंट्स को बचाना चाहता है। जी सर, अब हमें ये बता दीजिए कि ये ब्रेन ट्यूमर का एक्चुअल उपचार क्या है, ये पता कैसे लगाते हैं और ये उपचारों के क्या दुष्प्रभाव भी होते हैं आगे चल के? हाँ मैडम, ब्रेन ट्यूमर का जो उपचार होता है हम सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं, हम रेडियोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, कीमोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। सर्जरी के द्वारा जो नॉन कैंसरस लीजन है, बेनाइन लीजन है या डिफिकल्ट लीजन नहीं है, जो ब्रेन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास नहीं है, अगर हमने पूरा निकाल लिया तब तो दोबारा नहीं होता। अच्छा। लेकिन अगर हमको लगता है कि अगर इसको निकालने से मरीज को पैरालिसिस हो जाएगी या आँख की रोशनी चली जाएगी तो हम कुछ पोर्शन जानबूझ के छोड़ते भी हैं। अच्छा। क्योंकि हम एक क्वालिटी लाइफ भी चाहते हैं कि मरीज की जब तक है वो क्वालिटी लाइफ रहे, तो उस हिस्से को हम जानबूझ के छोड़ते हैं कि उसकी आँख की रोशनी भी ना जाए और ट्यूमर उस वेसल से चिपका हुआ है तो उसको एज इट इज हम रहने दें, उसके अलावा जो पोर्शन है हम निकालें तो जो आपने वापस से ग्रो कर सकता है निश्चित रूप से। तो उसके लिए हम फिर रेडियोथेरेपी कराते हैं। रेडियोथेरेपी में भी आजकल ब्रैकीथेरेपी होती है, टीलोथेरेपी होती है, कई तरह की रेडियोथेरेपी में ना मैडम अच्छी अच्छी मशीनें आ गई। गामा नाइफ होती हैं, आपने शायद गामा नाइफ के बारे में नाम नहीं सुना होगा। गामा नाइफ में ना 201 पॉइंट से ऐसे जैसे आप भीष्म पितामह को देखे थे लेटे हुए थे ना तीर पे, उसी तरह हम तीर डाल के 201 तीर डालते हैं हर एंगल पे। अच्छा। और 201 पॉइंट से डाल के हम रेडियोथेरेपी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देते हैं ट्यूमर में, और ट्यूमर को हम नेक्रोसिस कर देते हैं अंदर ही अंदर। फिर जो हमारे माइक्रोफेज होते हैं, जो फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो नॉर्मल टिश्यू को इन्गल्फ कर लेते हैं शरीर में, वो उसको इन्गल्फ कर लेते हैं। फिर कीमोथेरेपी आती है। कीमोथेरेपी के थोड़ा सा नुकसान आप जानती हैं कि उल्टी, बाल एलोपेसिया या फिर स्किन का चेंज, ये सब होता है। जी सर, ये ब्रेन ट्यूमर को रोका कैसे जा सकता है? क्या इसका कोई तरीका है? क्या इंसान पहले से सतर्क रह सकता है या कोई खास चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में कर सकता है कि उसे ऐसा कुछ ना हो? मैडम, जो अभी तक का हम लोग का अनुभव है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना बहुत मुश्किल है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करके दिया जा सकता है। जिन लोगों की हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो योगा, प्राणायाम, सुबह वॉक या स्प्राउटेड चीज़, अंकुरित चीज़ें लेते हैं, या जो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं मैडम जी, ब्रेन ट्यूमर को हम लोग, ये अगर मैं बोलूँ कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है या सोचने से ब्रेन ट्यूमर होता है तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी और इसको उठाना भी नहीं चाहिए यहाँ। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम देखें हेल्दी और नॉन हेल्दी लोग को, ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है, किसको हो रहा है कोई नहीं जानता जी। लेकिन लाइफ स्टाइल का कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा। अब ये रिसर्च का विषय है जो कि अभी तक उतनी हुई नहीं है और ब्रेन पे अभी रिसर्च होना बाकी है। जी
तो सर हमें ये भी बता दीजिए कि ब्रेन ट्यूमर से आखिर खतरा कितना होता है और किस किस लेवल का होता है? ब्रेन ट्यूमर मैंने जैसे बताया ना कि ब्रेन को हमने 4 भाग में बांटा, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। जी। तो जिस लोब में है उस लोब का खतरा होगा। हाँ। ब्रेन ट्यूमर से आँख की रोशनी भी हमेशा के लिए जा सकती है। ब्रेन ट्यूमर से आपकी आवाज़ हमेशा के लिए जा सकती है। अच्छा। ब्रेन ट्यूमर से आपका चेहरा हमेशा के लिए तिरछा हो सकता है। जैसे बाबा रामदेव को फेशियल पैल्सी है, आपने देखा होगा चेहरा तिरछा है। हाँ। फेशियल पैल्सी जी। तो उनको फेशियल वो बेल्स पैल्सी होती है, वो क्रेन लब की पैल्सी है, वो तो ठीक हो जाती है। उन्होंने काफ़ी हद तक योगा से ठीक भी किया है। ठीक भी किया है। तो ब्रेन ट्यूमर कहाँ का है, ब्रेन में इस एरिया में कहाँ का है, उस पर सारे सिम्टम डिपेंड करते हैं। और इससे कुछ भी हो सकता है मैडम, आपकी आँख की रोशनी, आपकी पैरालिसिस, आपका न बोल किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है कि उसका खतरा कितना है। हाँ बिल्कुल, कितना एग्रेसिव है, स्लो ग्रोइंग है, इस पर डिपेंड करता है कि फास्ट ग्रोइंग है। अंत में सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, विषय तो बहुत बड़ा है, तो ऐसे में आप ही बताइए कि क्या कोई इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग छोड़ रहे हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैडम हम इपिलेप्सी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना, आपको एक सवाल। इपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा। जी। मिर्गी के दौरे पे कैंपेन होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि सर की चोट के बाद या फिर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो हम लोग अनहाइजीनिक कंडीशन से खाना वाना खाते हैं, अच्छा। फल वल, उसके कारण जो पेट का कीड़ा वो दिमाग में चला जाता है, उसके कारण सीजर्स आते हैं, दौरे आते हैं। दौरे बहुत ही कॉमन समस्या हमारे देश की, और ख़ासकर मैडम जब हमारी छोटी बच्चियों को, बहनों को होता है, तो उनकी माँ के लिए उसका शादी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बीमारी 3 से 5 साल के पहले ठीक नहीं होती। अच्छा। वो औरत अपनी बच्ची के बारे में गांव को किसी को बोल नहीं सकती। तो हम लोग दौरे के मरीज को ये प्रेरित करते हैं, मैं हमेशा प्रेरित करता हूं कि आपकी बच्ची माँ भी बनेगी, आपकी बच्ची की शादी भी होगी, आपकी बच्ची दूध भी पिलाएगी। तो हमें सीजर्स के बारे में भी मैं कहूँगा कि एक अलग से आपका भी विषय हो, तो एक सीजर पे मैंने टॉक होना चाहिए कि मिर्गी के दौरे के एक अलग एंटिटी है मैडम। अच्छा। और बड़ी कॉमन एंटिटी। अच्छा। और जिसके कारण हमारे जो गरीब तबका है, हमारा जो लोअर तबका है, वो बेचारा इतना झेलता है, बच्चों की शादी नहीं हो पाती और कई तरह की भ्रांति फैली हुई है। हम ज़रूर इस टॉपिक पे आपसे आगे बात करना चाहेंगे, बट डॉक्टर खेतान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया। हम फिर से आपसे ये इंटरव्यू ज़रूर लेना चाहेंगे मिर्गी के दौरों पर, और ये ज़रूर होगा बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान, जिन्होंने हमें ब्रेन से जुड़ी कई सारी जटिलताओं के बारे में कई सारी जानकारियां दी। ऐसे ही कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।